हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। पॉलिटी में हमने भाग 3 कंप्लीट कर चुके हैं हम, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक था। तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। आज हम भाग 4 पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भारतीय संविधान है उसमें टोटल 22 भाग हैं। 22 में से 3 भाग कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 4th वाला भाग पढ़ेंगे और जो हमारा चौथा भाग है इसमें अनुच्छेद आपके 36 से 51 तक हैं। ठीक है, तो भाग 4 पढ़ेंगे। भाग 4 में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाली वीडियोस में हम अनुच्छेद 35 तक पढ़ चुके हैं। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके सारे आर्टिकल्स पढ़ा दूंगी। तो जानते हैं भाग 4 क्या है। भाग 4 में है हमारा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। ठीक है, जो हमारे मौलिक अधिकार थे वो था हमारा अनुच्छेद 35 तक, और उसमें था आपके भाग 3 में। आज हम भाग 4 पढ़ रहे हैं और भाग 4 है आपका नीति निदेशक तत्व। जो नीति निदेशक तत्व है ना, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। पूछा जाता है प्रश्न कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं। तो ये जो सिद्धांत है ये लिया गया है आपके आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, और इसका जो वर्णन है वो संविधान के भाग 4 में किया गया है। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाना पड़ता है। तो वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। फिलहाल तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न हमारे नीति निदेशक से बनते हैं वो ये बनता है, कई बार पूछा भी गया है पहले, कि नीति निदेशक सिद्धांत कहाँ से आया है या फिर कहाँ से लिया गया है। तो यह आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। इसे अगर लागू करना है तो इसे कौन लागू करता है? राज्य ही लागू करेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, तो इसमें न्यायालय का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जैसे कि भाग 3 में हम देख रहे थे जो हमारे मूल अधिकार थे, अगर उनमें कोई छेड़छाड़ करता है या कोई उन्हें कम करता है या फिर अधिक जो भी होता है, तो उसमें हम क्या कर सकते थे? न्यायालय में जाके अपना जो भी हमारा मुद्दा है उसे रख के उसको हम सॉल्व करवा सकते थे। वहाँ पे न्यायालय हमारी हेल्प करता था। ठीक है, हमारे जो भी हमारे अधिकार में हो उसे हमें देने में क्या करते थे? सहायता प्रदान करते थे। लेकिन जो हम भाग 4 पढ़ेंगे इसमें आपको पहले ही बता दिया गया है कि न्यायालय द्वारा ये लागू नहीं किया जा सकता है, और इसमें न्यायालय में ना हम अपने किसी अधिकारों के लिए जा सकते हैं ना हम न्यायालय में लड़ सकते हैं, क्योंकि पहले ही बता दिया गया है कि ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसे वैधानिक शक्ति प्रदान नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा भाग 4 है इसे वैधानिक शक्ति प्रदान नहीं है, नहीं दी गई है वैधानिक शक्ति। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये फिर ये इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, किंतु जो भारत का जो संविधान है इसके अनुसार राज्य का नीति निदेशक तत्व शासन के लिए क्या है? आधारभूत है। शासन के लिए जो राज्य होता है, जैसे कि अलग अलग जो भी राज्य हैं, तो हर राज्य के लिए क्या होता है? राज्य के जो नीति निदेशक सिद्धांत हैं वो क्या होते हैं? शासन के लिए आधारभूत होते हैं। और भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना है उसका समावेश राज्य की नीति निदेशक तत्वों में ही किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में क्या है? सारी जो भी पावर है, जो कुछ भी करना होगा वो राज्य को अधिकार है। इसमें कोई भी न्यायालय कुछ अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसे अगर वैधानिक शक्ति प्रदान नहीं है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसका क्या है? इसके अनुसार जो राज्य है, राज्य के जो नीति निदेशक जो तत्व हैं, जो शासन है, उसके लिए क्या ये है? बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। और इसका जो समावेश है वो राज्य की नीति निदेशक तत्वों में क्या होता है? किया गया है। और कल्याणकारी जो राज्य है उसका उद्देश्य
जो कल्याणकारी राज्य है, जो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बनाए गए हैं, इसका जो उद्देश्य है वो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है। पूछा जाता है कि कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य होता है, पहले भी पूछा गया है, इसलिए यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। तो आप ये इतना सा केवल टॉपिक है, इसे अगर आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे तो आप जो भाग 4 है उसे बहुत ईजिली आपकी समझ में आ जाएगा कि क्या है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो जैसे मैंने इसमें अगर मैं पॉइंट वाइज आपको बताना चाहूँ, जो प्रश्न जैसे जैसे बनते हैं कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपके आयरलैंड से। इसमें फर्स्ट तो ये बनता है पॉइंट, ये लिया गया है आपके आयरलैंड से। और अगर पूछा जाए कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है इसे वैधानिक शक्ति प्रदान है या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि जो राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है इसे वैधानिक शक्ति प्रदान नहीं है। जी हाँ, इसे वैधानिक शक्ति प्रदान नहीं है, किंतु ये भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए क्या है, आधारभूत है। किसके लिए है, शासन के लिए। और किसके, राज्य के। कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि भाग 4 जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ये किस पर कार्य करते हैं, तो क्या ये किसी व्यक्ति पर कार्य करता है, जी नहीं, ये राज्य पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना है उसका समावेश राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। और फिर यहाँ पे लास्ट एक पॉइंट इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य पूछा जाता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, और कल्याणकारी जो राज्य है उसका उद्देश्य क्या है आपका, सामाजिक और आर्थिक। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि आगे भी एक से ऐसे ही पॉइंट आएगा, वो भी मैं आपको क्लियर करके समझा दूंगी कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो कल्याणकारी राज्य का अगर उद्देश्य पूछा जाए तो ये है आपका सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, सामाजिक और आर्थिक। ठीक है, तो दो टाइप से हो गया कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य। एक तो हो गया कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की क्या करना, स्थापना करना। तो चलिए इसमें हम अब आगे बढ़ते हैं। तो एक जो मैं आपसे बताना चाहूँगी कि अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 में अगर कुछ हमें कोई जो अधिकार हैं, जो अधिकार सरकार हमें दे रही है, जो राज्य सरकार हमें दे रही है, और अगर वो हमें नहीं मिलते हैं, बाय चांस उसका लाभ हम तक नहीं पहुंचता है, तो हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम कहीं न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, जैसा कि हम भाग 3 में कर रहे थे। अपने अधिकारों को पाने के लिए हम क्या करते थे, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कहीं पे भी हम जाके क्या कर सकते थे, अपने अधिकारों को ले सकते थे। लेकिन अब हम आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जो भी पढ़ेंगे उसमें हमें जितने भी अधिकार मिलते होंगे, अगर वो हमें नहीं भी मिलते हैं तो हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। तो वही हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्टिकल 36। ठीक है, आर्टिकल 35 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम करेंगे आर्टिकल 36। तो देखते हैं इसमें क्या है। चलिए, इसमें राज्य की क्या बताई गई है, परिभाषा बताई गई है। जो हमारा आर्टिकल 36 है ना, अनुच्छेद 36, इसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है कि राज्य होता क्या है, क्या राज्य की क्या पहचान है। तो मैं आपको संक्षिप्त में से बताना चाहूँगी कि ऐसी संस्था या फिर ऐसा क्षेत्र जहाँ पे क्या हो, अपने नियम कानून हो, खुद के अपने क्या हो, नियम कानून हो, और उसका क्या हो, अपने क्या हो, नियम कानून हो खुद के। ठीक है, जो अपने नियम कानून खुद बनाते हो। राज्य की परिभाषा अगर मैं बताऊं तो क्या होती है, जहाँ पर वो अपने नियम कानून खुद बनाती हो और अपने पैसों के लिए जो आत्मनिर्भर हो, ऐसा क्षेत्र उनका क्या हो, एक अपना एक सीमित कोई क्षेत्र हो, ऐसा क्षेत्र हो जो उनका चुना हुआ कोई एक मतलब पर्टिकुलर इतना एरिया है कि जो उनका अपना राज्य है, जो उनकी अपनी संस्था है, तो उन पे क्या हो, अपने नियम कानून हो, खुद के अपने नियम कानून वो बनाते हो और अपने पैसों के लिए जो क्या हो, आत्मनिर्भर हो। ठीक है, और उसका क्या हो, एक अपना क्षेत्र हो। देखिए,
इसमें क्या है, जैसे बिजली विभाग है तो वो उसे भी हम क्या मानेंगे, एक तरीके से राज्य है, क्योंकि इसमें क्या देखा जाता है, इनका क्या हमारे लिए क्या ये महत्वपूर्ण है। देखिए, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के लिए उद्देश्य से ही संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र, जैसे कि आप देखते हैं कि कई चीज़ें ऐसी है जिसका कि लाभ हर व्यक्ति को मिलता है, ठीक है, लेकिन कहीं पे क्या होता है, जो थोड़ा कम वर्ग के हैं, जो थोड़ा पीछे रह गए हैं, जो थोड़ा गरीब हैं, तो उनको वो लाभ दिया जाता है। तो यही एक राज्य का गठन ही, नीति निर्देशक तत्वों का और सिद्धांत ही ये है कि सबको समान लेवल तक लेके जाना है, ठीक है, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है और किसी को भी बहुत आगे तक भी नहीं है। इसमें क्या है, सभी को हमें क्या करना है, समान रखना है। कोई ऐसा व्यक्ति ना हो कि जो भूखा सोए और कोई ऐसा भी ना हो कि जो बिल्कुल उसे कोई कदर ही नहीं है। तो सबको हमें क्या करना है, समान लेके जाना है। तो राज्य की परिभाषा अगर पूछे कभी कि राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल में बताई गई है, तो ये बताई गई है आपके आर्टिकल 36 में, अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा बताई गई है कि क्या राज्य क्या होते हैं। इनका क्या होता है, अपने खुद के नियम कानून होते हैं और ये अपने पैसों के लिए जो क्या होते हैं, खुद पर ही आत्मनिर्भर होते हैं, सेल्फ डिपेंड होते हैं और उनका क्या होता है, एक क्षेत्र होता है। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 37 अनुच्छेद 37, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम समझते हैं कि आर्टिकल 37 है क्या। देखिए, आर्टिकल 37 है कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा, ठीक है। कोई भी अगर कोई भी मुद्दा है, ठीक है, कोई भी ऐसा इशू है जो अगर हमें सरकार देती है और हमें वो नहीं मिलता है, तो हम उसके लिए क्या नहीं कर सकते हैं, कोर्ट में, न्यायालय में जाके अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते हैं और ना ही उसमें क्या होगा, कोई वाद विवाद होगा, ठीक है। आपको आर्टिकल 37 में पहले ही बता दिया गया है कि इसमें न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा। जो हमें राज्य सरकार देगी चाहे ना दे, राज्य हमें दे चाहे ना दे, वो उनकी इच्छा है। अगर हमें मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बाई चांस हमें कोई ऐसी सुविधाएं, जो पे कोई ऐसा लाभ जो राज्य द्वारा दिया जा रहा है, अगर वो हमें नहीं मिलता है, तो ना हम उस पर कोई वाद विवाद कर सकते हैं और ना हम उसके खिलाफ न्यायालय में जाके लड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये बताया गया है आपके अनुच्छेद 37 में। 36 में 35 तक तो हम कल की वीडियोस में पढ़ चुके थे। आज हमने आर्टिकल 36 पढ़ा। 36 में क्या था, राज्य की परिभाषा बताई गई है, ठीक है। और अनुच्छेद 37 में बताया गया है कि अगर हमें राज्य के द्वारा कुछ भी लाभ अगर नहीं भी मिलते हैं, तो न्यायालय में वो निर्णय क्या नहीं होगा, परिवर्तनीय नहीं होगा। मतलब चाहे हमें लाभ मिले ना मिले, तो हम उसके खिलाफ ना तो वाद विवाद कर सकते हैं और ना न्यायालय में कुछ कर सकते हैं। अब देखिए आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 में क्या बताया गया है कि क्या क्या हमें मिलेगा। बहुत ही हमारा संविधान बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा गया है। इसमें देखिए कितने तरीके से 36 में बता दिया है कि राज्य क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है। और 37 में पहले ये बता दिया गया है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है तो आप उसके लिए लड़ नहीं सकते हैं। राज्य की इच्छा है, जहाँ की राज्य है, राज्य जिस राज्य में आप रहते हैं वहाँ की इच्छा है, वहाँ की सरकार की इच्छा है, वो दे या ना दे, ठीक है। इसमें आप कोई भी वाद विवाद या लड़ाई नहीं कर सकते हैं। और 38 अब देखिए कि क्या क्या हमें मिलेगा। पहले ही बता दिया जो नहीं मिलेगा तो लड़ नहीं सकते और क्या मिलेगा। अब 38 में है कि क्या मिलेगा, तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, ठीक है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए जितने भी हैं राज्य में, जो भी लोग जितने जिस राज्य में रहते हैं, उनके कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक आर्थिक, ठीक है, सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा और राजनीतिक न्याय मिलेगा।
तो लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए अगर पूछा जाए तो यहाँ पे देखिए, इससे पहले मैंने एक पॉइंट आपसे बताया था, डिस्कस किया था कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है। तो उद्देश्य होता है सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखना, सामाजिक और आर्थिक। लेकिन अगर लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए पूछा जाए तो वहाँ पे होता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होना चाहिए। देखिए, सामाजिक कैसे होना चाहिए? सामाजिक, जो थोड़ा कम वर्ग के लोग हैं उनको भी क्या करना है, समाज के लेवल पे लेके आना, समाज की बराबरी में लेके आना है, किसी को भी बहुत पीछे नहीं छोड़ना है। तो ये तो हो गया सामाजिक। अब आर्थिक कैसे? आर्थिक में जैसे आप देख सकते हैं, आर्थिक तौर पे जो लोग गरीब हैं, जैसे राशन कार्ड बनते हैं आजकल जो बन रहे हैं बहुत सारे, इसमें इश्यू आप न्यूज़पेपर में डेली देख रहे होंगे कि राशन कार्ड के लिए आजकल बहुत आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी बहुत सही है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, फिर भी उनका क्या है, गरीबी रेखा वाला जो राशन कार्ड होता है वो बनवाया है। तो इसमें क्या हो रहा है, जिनके पास है उसके पास है ऑलरेडी, फिर भी वो उसे ले रहा है जबकि उसको उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या होता है, जिनके पास नहीं है, ये सुविधाएं नहीं है, जो नहीं ले सकते हैं राशन बहुत महंगा, तो वो कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं। तो उसी के लिए क्या है, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक न्याय बनाया गया है, राशन कार्ड बनाया गया है, कई ऐसी सुविधाएं हैं, जैसे कुछों को क्या मिलता है, पेंशन मिलती है ना, पेंशन दी जाती है जो ज़्यादा गरीब हैं या फिर कुछ विधवा हैं तो उनको क्या होती है, पेंशन दी जाती है। जो गरीब है उनको 2 रुपये किलो गेहूँ, चावल 3 रुपये किलो जो भी है, तो इस तरीके से उनकी क्या की जाती है, आर्थिक सहायता की जाती है। और राजनीतिक क्या होता है, राजनीतिक सबको अधिकार है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो बहुत अमीर है, चाहे वो निम्न जाति का है, चाहे वो उच्च जाति का है, चाहे वो पिछड़े क्षेत्र से है, चाहे वो बहुत एडवांस क्षेत्र से है, तो सबका ही अधिकार है कि वो राजनीति में आ सकते हैं। तो सभी को सामाजिक न्याय भी मिलता है, आर्थिक न्याय भी मिलता है और राजनीतिक न्याय भी मिलता है। लेकिन एक पॉइंट जो कि 37 में बताया गया है, अगर आपको थोड़ी बहुत कहीं पे कोई चीज़ नहीं भी मिलती है तो आप इसमें कोर्ट नहीं जा सकते हैं, अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम आर्टिकल 39, ठीक है। 38 तक उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 39। तो 39 में क्या है, स्त्री पुरुष के समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, और समान न्याय और निःशुल्क सहायता विधिक सहायता। तो 39 में क्या कहा गया है, आप एक चीज़ याद रखिएगा, स्त्री पुरुष के समान कार्य के लिए समान वेतन। इसमें क्या है, देखिए, अगर मान लीजिए कोई जॉब है, ठीक है, कोई अगर डॉक्टर है, अगर एक महिला डॉक्टर है और एक पुरुष डॉक्टर है और दोनों ही फिजिशियन है, तो दोनों को क्या मिलेगा, समान वेतन मिलेगा, क्योंकि दोनों की पोस्ट भी एक है और दोनों की जो क्वालिफ़िकेशन उसके लिए चाहिए वो भी सेम है। तो उनको क्या मिलेगा, समान वेतन मिलेगा, समान, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है। हाँ, ये बात अलग हो सकती है कि कोई पीडियाट्रिशियन है, कोई बच्चों का डॉक्टर है और कोई फिजिशियन है, तो उनकी सैलरी में डिफरेंस हो सकता है। सेम इसी प्रकार से जैसे स्कूल होते हैं, तो गवर्नमेंट स्कूलों में आपने देखा होगा, अगर कोई फिजिक्स का टीचर है तो जायज़ सी बात है कि उनकी सैलरी अच्छी होगी, थोड़ा हाई होगी। और जो अगर कोई आर्ट है या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ा माइंड का कम गेम है, तो उसमें क्या होगी, उनकी सैलरी में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। किंतु ये नहीं हो सकता है कि फ़िज़िक्स वाली मैम को कम सैलरी मिल रही है और फिज़िक्स के जो सर हैं उनको ज़्यादा, ऐसा नहीं होता है। अगर सेम पोस्ट है, ठीक है, अगर सेम पोस्ट है, सेम जॉब है, सेम क्वालिफ़िकेशन है, तो आपको समान वेतन दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है आर्टिकल 39 में, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो 39 है, इसमें अनुच्छेद क, ख, ग ऐड किए गए हैं। तो जहाँ पे भी आपको क, ख दिखेगा
तो ये समझ लीजिए इनको बाद में ऐड किया गया है। ये तो ऑलरेडी हमारे संविधान में लिखा गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान लिखा तो उन्होंने सब कुछ क्या किया, तय करके सबको ध्यान में रख के लिखा था। लेकिन कुछ चीज़ें जो कि समाज के लिए पॉजिटिव वे में हो, कल्याण के लिए अच्छा हो, तो उसमें क्या है कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं। तो जैसे देखिए आर्टिकल 39 का क है, ये भी यही है जो आर्टिकल 39 में बताया गया है। अनुच्छेद 39 में समान कार्य समान वेतन, ठीक है। क में ये है कि समान कार्य पर क्या होगा, समान वेतन मिलेगा। और अनुच्छेद का जो 39 का ख है तो इसमें क्या है, सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का क्या हो, सर्वोत्तम साधक हो सके। सार्वजनिक धन, अगर कोई सरकारी कोई धनराशि आती है तो उसका जो वितरण होगा तो वो सबके लिए क्या होगा, सार्वजनिक हित में होगा, वो सबके हित में होगा। ऐसा नहीं है कि कोई सरकारी कोई पैसा है और वो प्रधान जी ने अपने पास रख लिया, ऐसा नहीं। अगर वो सार्वजनिक धन है तो वो क्या होगा, सभी में समान वितरण होगा। चाहे वो किसी के लिए भी, अब कोई जैसे गांव में कोई योजनाएं आती है, कुछ बन गया, सरकारी प्रतीक्षालय आते हैं, ज़्यादातर प्रतीक्षालय आ गए, हैंडपम्प कुछ भी आ गया, तो ये तो नहीं है कि प्रतीक्षालय में गरीब बैठेगा अमीर नहीं बैठेगा, या फिर इसका जो हैंडपम्प लगे हुए हैं जगह जगह उसमें केवल गरीब पानी भरेगा अमीर नहीं। कोई भी पी सकता है, कोई भी भर सकता है, कोई भी उस पर लाभ उठा सकता है। तो वो क्या होता है, सार्वजनिक धन होता है और जिस पे क्या होता है, सार्वजनिक हित होता है, सभी का बराबर का हित होता है, सभी उसका लाभ उठा सकते हैं। अब इसी में एक पॉइंट है आर्टिकल 39 का ग, ठीक है, क ख। अब ग क्या है, धन का समान वितरण। जो धन आता है, जो भी धन होगा, ठीक है, तो उसका क्या होगा, समान वितरण होगा। अब इसमें ये तो रही आर्टिकल 39 में मेन यही था कि 39 में स्त्री पुरुष समान वेतन समान कार्य, ठीक है। उसी को थोड़ा सा और अच्छे ढंग से ताकि आप समझ जाए तो मैंने इस तरीके से आपको बता दिया। अब हम अनुच्छेद 40 पढ़ेंगे। देखिए जो आर्टिकल 40 है ना, इसमें है ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक है। ग्राम जो पंचायत है उनका संगठन बताया गया है अनुच्छेद 40 में। तो इसमें क्या था, अनुच्छेद 40 में कहा गया कि जो गांव है ना, ग्राम पंचायतों का होना ज़रूरी है। ऐसा तो मानते थे गांधी जी तो ऐसा मानते थे, लेकिन कुछ लोग इसके क्या थे, विरोध में थे। उनको लगता था कि अगर गाँव तक हम पहुंचाना चाहे तो आधा से ज़्यादा पैसा तो भाई होता ही है कि यहाँ ऊपर से पैसे बढ़ते हैं, तो अगर वो 2 स्टेप में जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा खाएंगे लेकिन आगे ज़्यादा मिलेगा। अब 3-4 स्टेप में जाते हैं तो यहाँ पहुँचने तक क्या होगा, वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो इसलिए कुछ लोग इसके खिलाफ थे, लेकिन गांधी जी जो थे उनको था कि नहीं, ग्राम पंचायतें होंगी ही होंगी। वो बिल्कुल अपनी इस बात पे अड़ गए थे कि जब तक मैं हूँ तब तक मेरा यही है, क्योंकि जो भारत है वो गाँव का ही क्या है, देश है। तो उनका मानना था कि ग्राम पंचायतों का होना क्या है, बहुत आवश्यक है। इसलिए 2 अक्टूबर को ही ग्राम पंचायत दिवस के रूप में बनाया गया था। 2 अक्टूबर को क्यों बनाया गया था, क्योंकि गांधी जी ही थे जो इनके समर्थक में थे, ठीक है। तो ये है आपका आर्टिकल 40 जिसमें क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन है, ठीक। अब देखिए आर्टिकल 41 है अनुच्छेद 41। इसमें क्या है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ठीक है, कुछ दिशाओं में, जो कि क्या हुआ आपके 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया, ठीक है। राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 41 की प्रावधानों की क्या करता है, पूर्ति करता है। कौन सी ऐसी देखिए बहुत सारे ऐसे उद्देश्य थे जो कि गरीबों को सामाजिक सहायता प्रदान करते थे। जैसे आपने सुना ही होगा, कई योजनाएं चली, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, कई ऐसी योजनाएं चली हैं, ठीक है।
जैसे यूपी की अगर बात करें तो जब वहाँ पे उनकी सरकार थी, इससे पहले अखिलेश यादव जी की थी, तो उन्होंने दी थी वृद्धावस्था की पेंशन योजना चलाई थी। लेकिन अगर कोई अपनी सरकार में नहीं देता है पेंशन योजना, तो हम उसका, जैसे कि पहले ही बता दिया गया है आर्टिकल 37 में, कि हम उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। अब भाई सरकार की मर्जी है, ये राज्य की मर्जी है, वो दे चाहे ना दे, तो उसमें हम लड़ नहीं सकते हैं, कुछ हम कर नहीं सकते हैं, ये पहले ही बता दिया गया है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि देखिए कुछ है कि जैसे शिक्षा का हम कहें कि शिक्षा का अधिकार सभी को है। अगर सभी लोग राज्य सरकार से ये मांग करें कि उनको शिक्षा चाहिए ही चाहिए, उनको पढ़ना ही पढ़ना है, अपने अधिकार हर कोई लड़े, तो गवर्नमेंट इतना नहीं, राज्य जो भी राज्य होगा वो सबका इतना भार नहीं उठा सकती है। तो इसीलिए ये अनुच्छेद 37 में बताया गया, अगर किसी को नहीं भी मिलता है तो वो न्याय में जाके, न्यायपालिका में जाके अपना कोई इसका विरोध नहीं कर सकता है। तो अगर आपको मिले तो आप चुप, अगर नहीं मिले तो भी आपको चुप रहना पड़ता है। जैसे होता है कि शादी के बाद कहते हैं कि जो जवाई जी होते हैं ससुराल में, अगर मिले तो भी उन्हें चुप ही रहना पड़ता है, ना भी मिले तो कुछ बोल भी नहीं सकते। हाँ, जब बात अलग है, जब ज़्यादा साल हो जाए तब तो उनकी अलग हो जाती है अपनी पोजीशन, वो बात अलग है। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें मिले तो भी ठीक और ना भी मिले तो भी ठीक। जैसे कहते हैं ना, भिखारी को भीख जितनी मिली ठीक, तो वही वाली बात हमारे अनुच्छेद भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अगर हमें कोई चीज़ मिलती है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिलती है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल 41 भी वही है। कुछ दशाओं में हमें काम मिलना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि अगर हमें नहीं भी मिलती है, किसी परिस्थिति में हमें काम नहीं मिलता है, शिक्षा नहीं भी मिल पाती है, तो हम उसके लिए लड़ नहीं सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। एक बार थोड़ा सा अगर आप भी रिवाइज करें तो आपको सारा रिकॉल हो जाएगा। अनुच्छेद 36 हमने पढ़ा, 35 तक पहले की वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 36 में है कि राज्य की परिभाषा बताई गई है, और राज्य की क्या परिभाषा होती है? अपने नियम कानून खुद के होते हैं और अपने पैसों के लिए सेल्फ डिपेंड होता है, आत्मनिर्भर होते हैं, और उनका क्या होता है? एक क्षेत्र होता है, ठीक है। आर्टिकल 37 में बताया गया है, अगर राज्य के द्वारा कुछ लाभ दिए जाते हैं, कुछ योजनाएं दी जाती है, अगर हमें मिलती है तो ठीक, अगर नहीं भी मिलती है तो वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा, ना उस पर कोई वाद विवाद हो सकता है। फिर आर्टिकल 36 में बताया गया है कि लोक कल्याण की क्या है? अभिवृद्धि है, और इसके लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आर्टिकल 39 है, इसमें क्या है? स्त्री पुरुष को समान कार्य पे समान वेतन दिया जाता है। तो यही इसके थोड़े से भाग है। इसमें भी वही है, सार्वजनिक धन और समान कार्य समान वेतन, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 40, इसमें क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन है। और 41 जिसमें क्या है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अब देखिए, जो ये है इसका कुछ उद्देश्य है, ठीक है। जो ये आपका अनुच्छेद 41 है, कुछ दशाओं में जो काम और शिक्षा है, इसके कुछ उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? गरीबों को सामाजिक सहायता प्रदान करना, ठीक है। जैसे कुछ योजनाएं चलाई गई थी, इनमें से 5 प्रमुख योजनाएं हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, दूसरा इसमें देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और अन्नपूर्णा योजना। ये सभी योजनाओं आपने सुनी भी होंगी, पढ़ी भी होंगी। अगर नहीं पढ़ी है तो मैं आपको अगली वाली वीडियोस में इसको डिटेल में बता दूंगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्या मैं इसी को पढ़ाऊँ या फिर पॉलिटी में हम आगे बढ़ते रहें। तो उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरे साथ आप हमेशा ऐसे ही बने रहें। अपना प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखें और अपना ध्यान रखें, खूब अच्छे से अपनी तैयारी करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्ज़ाम्स। और चलिए फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियोस में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।